हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। हाँ दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो बुक होगा जीनियस बुक है, ठीक है, जो हाई स्पीड लेवल का है, ठीक है। परीक्षा उपयोगी सीरीज नंबर 5 होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। यही हम आपको बताने वाले हैं, विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए अवश्य लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा देख ले कि कौन कौन हम लोग को चैप्टर देखने को मिलेगा। तो देखिए, चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग ज्ञान ले लीजिए। पहला चैप्टर होगा परिचय। हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ और कौन उत्पन्न किए, वही जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो परिचय पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तीसरा चैप्टर होगा भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी। भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी। चौथा चैप्टर होगा गरीबी एवं बेरोजगारी निवारक कार्यक्रम। गरीबी एवं बेरोजगारी निवारक कार्यक्रम। अगला चैप्टर होगा 5 नंबर भारत में आयोजन। भारत में आयोजन। 6 नंबर चैप्टर होगा नई आर्थिक नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 7 नंबर चैप्टर होगा राष्ट्रीय आय एवं ढांचा। राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे और ढांचा कैसे कैसे तैयार हुआ उसके बारे में। 8 नंबर होगा मुद्रा। 8 नंबर मुद्रा के बारे में जानेंगे। 9 नंबर चैप्टर होगा बैंकिंग एवं वित्त। बैंकिंग एवं वित्त से संबंधित जानेंगे। 10 नंबर चैप्टर होगा औद्योगिक वित्त। औद्योगिक वित्त के बारे में जानेंगे 10 नंबर में। 11 चैप्टर होगा पूंजी बाजार। पूंजी बाजार किसे कहते हैं और उससे कैसे कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में जानेंगे। 12 नंबर चैप्टर है संचार। 12 नंबर संचार। जबकि 13 नंबर चैप्टर है फैशन जगत। फैशन जगत। 14 नंबर चैप्टर है विदेशी ऋण। विदेशी ऋण के बारे में हम लोग जानेंगे। 15 नंबर चैप्टर है आर्थिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण समितियां। आर्थिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण समितियां के बारे में जानेंगे 15 नंबर चैप्टर में। जबकि 16 नंबर चैप्टर है स्पेशल पैकेज के बारे में जानेंगे। 17 नंबर चैप्टर है आर्थिक शब्दावली। आर्थिक शब्दावली से संबंधित कैसे कैसे सवाल उठाते हैं उसके बारे में जानेंगे। जबकि 18 नंबर चैप्टर होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विशाल संग्रह होगा, उसके बारे में जानेंगे। ये टोटल हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे तो वही 18 चैप्टर है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा, जो संग्रह है। ठीक है, अगर सही तरीका से आप लोग पढ़ लेते हैं, सही तरीका से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर एक भी सवाल आ जाए तो आपसे सवाल छूट नहीं सकता है। चलिए हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझाने का आपको प्रयास करते हैं। पहला चैप्टर परिचय। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे, जो परिचय जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट पॉइंट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा समाज की वाणिज्यिक गतिविधियों के विश्लेषण का अध्ययन कहलाता है अर्थशास्त्र। वस्तुओं का उत्पादन, कितना
ये वस्तु उत्पादन किए और कितना उपभोग किए, ठीक है, तथा सामाजिक जो समाज में किया जाता है वाणिज्यिक, उसका गतिविधियां कितना आदान प्रदान हुआ, उसी के बारे में अगर सही तरीका से जाने तो वही कहलाता है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट है, सांख्यिकी आकलन तथा प्रयोग तर्क विधियों से जुड़कर अर्थशास्त्र प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार कहलाता है। क्योंकि वो सही तरीका से अगर सही नियम से और नियम कानून से लगा सकते हैं किसी मेथड को, वही कहलाता है सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार कहलाता है। अगला पॉइंट है कि मानव उपयोग के लिए उपलब्ध वैकल्पिक साधनों एवं उनके उद्देश्यों के मध्य संबंध अर्थशास्त्र स्थापित करता है। कौन किया था भाई, तो एल रॉबिन्सन ने ये किए हैं। अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं, ये आपके एग्जाम में कितने बार पूछ चुका है, ये आप लोग समझ सकते हैं। ये कहता है कि अर्थशास्त्र का पिता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉइंट क्या कहता है, अर्थशास्त्र का पिता प्रो आडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र विषय पर एक पुस्तक लिखी है, जो पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्रों को धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ ने कहा है। कौन, तो एडम स्मिथ वही हैं जो अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। ये आप लोग अच्छे तरह से जान गए होंगे। फिर से देखिए, अर्थशास्त्र का पिता जिसको इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने अर्थशास्त्र विषय पर वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक लिखे हैं, जो इन्होंने अर्थशास्त्रों को धन का विज्ञान कहा है, जबकि इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या, तो साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, ऐसी संरचना जिसके तहत समाज एवं देश आर्थिक गतिविधियां नियंत्रित होती है, क्या कहलाती है, तो अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसी संरचना जिसके तहत समाज एवं देश की आर्थिक गतिविधियां नियंत्रित होती है, उस विधि को क्या कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, देखिए पॉइंट, उत्पादन के साधन कौन कौन हैं, उत्पादन कैसे नहीं हम लोग कर सकते हैं, उसी साधन के बारे में बताया गया है। पहला देखिए नियम, जो श्रम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेबर ही उसको उत्पादन नहीं करते हैं, इसलिए वो बोला है उत्पादन के साधन, ठीक है। कैसे कैसे उत्पादन किया जाएगा, कैसे वस्तु को निर्माण किया जाएगा, उसी के बारे में ये बोला गया है। पहला पॉइंट है जो श्रम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लेबर। अर्थशास्त्र में श्रम का अभिप्राय मानसिक एवं शारीरिक कार्य से है। बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भूमि, जिसको लैंड नहीं कहते हैं, भूमि देखिए, अगर भूमि सही रहे, उपजाऊ रहे, वहाँ पर फसल सही तरीका से हो सकता है। अगर भूमि सही न रहे और वहाँ पर अच्छा किस्म के भी रोप दीजिएगा तो आपका अच्छा फसल नहीं हो पाएगा। दोनों का अनिवार्य है। अगर अच्छा फसल रोपिएगा तभी अच्छा लैंड रहेगा, यानी धरती रहेगा, तभी अच्छा निर्माण होगा, अन्यथा नहीं तो नहीं उत्पादन हो पाएगा अच्छा से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भूमि एक विशिष्ट साधन है जो किसी वस्तु के विशिष्ट पहलू से संबंधित होता है। बात ये भी समझ गए होंगे। अगला कहता है पूंजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। पूंजी, कैपिटल, मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग जो अधिक धन के उत्पादन में प्रयोग होता है। क्या पॉइंट कहा, पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का
वह भाग जो और अधिक धन के उत्पादन में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 4 नंबर, संगठन। संगठन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधन को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने का कार्य संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अगला पॉइंट को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अर्थव्यवस्था मूल रूप से होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए आपके सामने उपस्थित है। पहला जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था पहला पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए। इसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रित रहता है। कितना उत्पादन हुआ, कितना नहीं हुआ, वही समाज का है। जो अर्थात जिसको सरकार नहीं बोलते हैं, वही नियंत्रित नहीं करता है कि कितना हमारे देश में उत्पादन हुआ, कितना वस्तु को निर्माण नहीं किया गया, वो बताता है समाज। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए आधार बनाया जाता है। किसको? तो नियोजनों को। नियोजनों को मतलब चयन नहीं किया जा सकता है उनके द्वारा, सरकार के द्वारा। इसमें संभावना नहीं रहती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, किसकी संभावना नहीं रहती है? तो वर्ग संघर्ष की संभावना नहीं रहती है। किसमें? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अगला पॉइंट है समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। कैसी होती है? तो निर्देशित होती है। ठीक है, ये भी आप लोग जान गए होंगे, निर्देशित होती है। अगला पॉइंट है कि वर्ग संघर्ष एवं सार्वजनिक शोषण को खत्म करती है। कौन खत्म करती है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या पॉइंट बोला है? कि वर्ग संघर्ष एवं सार्वजनिक शोषण को खत्म करती हैं। कौन? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था खत्म करती है। अगला पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी। कैसी थी? पूर्व सोवियत संघ की तो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अगला पॉइंट है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़े, लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं है, उसी में का भाग है साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। तो देखिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण रहता है, वो साम्यवादी ये अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला पॉइंट है साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण 1985 ईस्वी के पूर्व की चीन की अर्थव्यवस्था है। किसकी है? तो चीन की अर्थव्यवस्था है। जबकि अगला पॉइंट है समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप राज्य अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या बोला? देखिए समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो राज्य अर्थव्यवस्था कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट इकोनॉमी कहलाता है। अगला पॉइंट है कि राज्य अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है। ये भी पॉइंट कई बार आ चुका है। ठीक है, कि राज्य अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। चलिए अगला पॉइंट को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए दूसरा अर्थव्यवस्था, कौन सा अर्थव्यवस्था? तो दूसरा अर्थव्यवस्था। जो पहला हम लोग सीख चुके, अब दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला कौन था अर्थव्यवस्था? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जबकि तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अगला पॉइंट है 1 नंबर कि इसमें उत्पादन के साधन नियंत्रित होते हैं।
कैसे? तो निजी क्षेत्र के द्वारा, निजी क्षेत्र के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। किसको? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। अगला पॉइंट है कि इसमें आर्थिक गतिविधियां नियोजित होती है निजी लाभ के लिए। किसके लिए? तो निजी लाभ के लिए ये संयोजित की जाती है, यानी नियोजित की जाती है। अगला पॉइंट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेष लक्षण है कि इसका नियमन एवं नियंत्रण अदृश्य शक्तियों के हाथ में रहता है, मूल्य तंत्र की प्रधानता कहलाता है। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है कि इस अर्थव्यवस्था में संभावना रहती है किनकी? तो ये देखिए वर्ग संघर्ष की। जबकि पूंजीवादी में वर्ग संघर्ष की संभावना होती है, जबकि समाजवादी में संभावना नहीं होती है। यही पॉइंट आपको बताया गया है। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में विश्व भर में प्रचलित बाजार अर्थव्यवस्था उदाहरण है किसकी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। अगला पॉइंट है, समझने वाली पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी बाहरी देश से या किसी प्रकार का आयात और निर्यात नहीं होता है। किसी भी देश से आयात और निर्यात नहीं होगा, उस अर्थव्यवस्था को ही बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। कोई तो दिक्कत इसमें नहीं है। पॉइंट आप लोग अच्छे ढंग से सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। चलिए अगला पॉइंट को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस को नहीं बोला जाता है। ये पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। कौन लिखे हैं? प्रो एडम स्मिथ ने लिखे हैं। उसी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम हुआ, शुरू हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन ये कब हुआ? तो 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में प्रकाशित नहीं किया गया था। तीसरा पॉइंट है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ये फिक्स्ड इकोनॉमी, फिक्स्ड इकोनॉमी। अगला पॉइंट है इसका, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को अगर मिला देंगे तो वही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझने का आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा विकसित नहीं की। कौन किए थे? तो प्रो केन्स ने किए हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का होता है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र सभी सम्मिलित रह सकते हैं। किसमें? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र एवं सभी प्रकार के ये अर्थव्यवस्था रह सकते हैं। किस अर्थव्यवस्था में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वोत्तम उदाहरण है किनकी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की। किनकी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की। अगला पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा जिन प्रमुख देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है वे हैं ये मलेशिया, इंडोनेशिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के अलावा कौन सा देश अपनाया है मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो मलेशिया एवं इंडोनेशिया। ये सवाल कई बार आ चुका है कि जो अर्थव्यवस्था है 3 तरह का होता है, लेकिन भारत ये कौन सी अर्थव्यवस्था लागू किया था और अभी भी चलता है? तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग के पास ये चलता है। ठीक है। जो कौन कौन अपनाया है भाई? तो मलेशिया एवं इंडोनेशिया। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है
देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में जानेंगे, उसको सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, कहाँ के, तो भारत के। देखिए, पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं कौन सा आते हैं, जिसको इंग्लिश में नहीं कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो किसान लोग आते हैं, जिसको कृषि कहते हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन तथा संबंधित गतिविधियां क्या कहलाती है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला निक पॉइंट है इससे कि इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब नहीं कहते हैं। रेड कॉलर जॉब इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये श्रम के द्वारा निर्माण नहीं किए जाते हैं, यानी लेबर के द्वारा अपनाया जाता है, यानी कोई भी उत्पन्न नहीं किया जाता है तो लेबर नहीं करते हैं, इसलिए रेड निकॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, याद रखना है तो कैसे, 4 लाइन पर अगर घूमने जाते होंगे तो 4 लाइन पर रेड कलर का ये पहना रहता है जैकेट, ये सब लेबर नहीं लगाया रहता है। ठीक है, चलिए उसी लिए जानते हैं श्रम, श्रम मीन्स लेबर होता है, लेबर नहीं कैसा नहीं कलर के कपड़ा पहनता है, तो रेड नहीं कलर जॉब नहीं कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जिसको इंग्लिश में सेक्टर ऑफ क्या, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है कि यह क्षेत्र विनिर्माण कार्य, जिसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते हैं, से संबंधित है। अतः इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नहीं कहते हैं। किसको, तो दूसरा को नहीं बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया में शामिल श्रमिकों को ब्लू कलर जॉब के अंतर्गत रखा गया है। किनके द्वारा रखा गया है, ब्लू कलर जॉब के द्वारा रखा गया है। अगला पॉइंट है कि इस क्षेत्र में शामिल कुशल श्रमिकों को वाइट कलर जॉब के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाइट कलर जॉब, क्योंकि वो सही तरीका से कमा सकता है, कर सकता है, इसलिए वाइट कलर जॉब के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं ये टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर कौन कौन आते हैं, तो बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा। कौन कौन आते हैं, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, संचार आदि सेवाएं, सभी तृतीयक में आते हैं। ये पॉइंट देखिए, यह क्षेत्र सामान्यतया सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर कहलाता है। इसी में सेवा सेक्टर आते हैं, संस्थान, ये तीसर की सेक्टर में आते हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि के बारे में अब लोग जानेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कैसे हुआ। अगला पॉइंट है कि किसी साम्यवादी में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय कहलाती है, तो आर्थिक समृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्थिक समृद्धि कहलाती है। अगला पॉइंट है, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में समृद्धि हो रही हो तो क्या कहलाती है, तो आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है, उस समय नहीं बोलेंगे। अगला पॉइंट है कि आर्थिक समृद्धि संबंधित है किसके, तो उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट है कि उत्पादन की वृद्धि में होता है, क्या होता है उत्पादन की वृद्धि में, तो परिणात्मक ये परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन होते रहता है। अगला पॉइंट है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है, कैसे, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसका पॉइंट क्या कहता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिणात्मक सभी
परिवर्तनों से संबंधित हैं, क्या कहलाती है? आर्थिक विकास कहलाती है। आर्थिक विकास इसलिए नहीं होता है, अभी हम कुछ कर रहे हैं, आगे जाकर हम पढ़ाकर कुछ नहीं, पैसा नहीं कमाए तो हमारे में परिवर्तन हुआ, तो वही नहीं क्या कहलाता है? परिवर्तन, वही कहलाता है विकास। यानी कुछ पैसा अभी कमा रहे थे और कुछ दिन के बाद ये काफ़ी अधिक पैसा कमा रहे हैं, तो उसी में हम लोग में विकास नहीं आया, वही कहलाता है आर्थिक विकास। ठीक है, आगे देखिए। आर्थिक विकास अधिकारिता तथा क्षमता का विस्तार है। क्या है? तो अमर्त्य सेन है। क्या है? अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है कि जीवन पोषण, आत्म सम्मान तथा स्वतंत्रता तात्पर्य है किससे? तो अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार का। ठीक है, अगला पॉइंट ये क्या कहता है कि आर्थिक विकास गरीबी के विरुद्ध एक जंग है। किसका? तो महबूब उल हक का। महबूब उल हक का। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास वास्तव में है मानव विकास। वास्तव में क्या है? मानव विकास। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए पॉइंट यानी क्या कहता है, यह है आर्थिक विकास की माप। आर्थिक विकास की माप के बारे में जानेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आर्थिक विकास की माप मापने के लिए वर्तमान विश्व में अपनाए जाते हैं। कौन सा? तो 5 तरीके अपनाए जाते हैं। कौन कौन? पांचों के बारे में आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आर्थिक विकास की माप है। कैसे कैसे आर्थिक विकास की माप नहीं किया जा सकता है, तो वही 5 तरह से किया जाता है, उसके बारे में सही तरीका से जान लीजिएगा। पहला है आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम। आधारभूत आवश्यकता, ये क्या है? प्रत्यागम। अगला देखिए इसी में क्या पॉइंट कर रहा है, इस निमापक का प्रतिपादन किया है विश्व बैंक ने किया है। पहला आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम का, ये विकास कौन किए हैं, यानी प्रतिपादन कौन किए हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। ठीक है, इससे संबंधित है, इसका प्रतिपादन किया है तो मॉरिशस डेविड मॉरिशस ने। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि इस विधि के अंतर्गत आधार बनाया जाता है किनकी? तो 3 कारकों की आधार बनाया जाता है। अगला पॉइंट है कौन कौन तीनों है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहला पॉइंट है कि शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु का मतलब कितना शिशु मृत्यु हुआ और कितना जन्म लिया, उसके बारे में जानेंगे, तो पहला है। दूसरा है वयस्क निरक्षरता दर। वयस्क यानी कितना मनुष्य ने शिक्षा से ये प्राप्त किए, उसके बारे में जाने, शिक्षा लिए, वहीं वयस्क निरक्षरता दर कहलाता है। जबकि 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा क्या कहलाता है? तो वहीं इंग्लिश में कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ 1 ईयर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ 1 ईयर कहलाता है। क्या? तो 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा, माने 1 साल की ये निकाला जाता है। जबकि अगला पॉइंट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम न्यूनतम मूल्य होता है कितना? तो 100 से 1 के बीच। 100 से 1 के बीच। अगला पॉइंट है 100 की ओर बढ़ना सूचक नहीं क्या चीज़ का है? तो उत्तम की ओर है। क्या चीज़ का है? उत्तम की ओर है। जबकि अगला पॉइंट है 1 की ओर नहीं बढ़ना सूचक करता है, यानी खराब की ओर सूचक करता है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, निबल आर्थिक कल्याण। निबल आर्थिक कल्याण,
निबल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधारने की सही मापनी करेगा। तो क्या है? सैमुएल्सन। सैमुएल्सन। अगला पॉइंट है, इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले 1989 में किया। कौन? तो डॉली तथा डैली है। डॉली तथा ये कॉब ने, डॉली तथा कॉब ने। अगला पॉइंट है कि निबल आर्थिक किसको नहीं कहते हैं? निबल आर्थिक किसको कहते हैं? निबल आर्थिक वही कल्याण कहलाता है। किसको कहते हैं भाई? तो देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिकीकरण की हानियाँ इसी में रहेगा। अब प्लस नहीं कर दिया जाएगा। कौन? तो अवकाश नहीं तथा गृहिणी की सेवाएं, जो इसमें ऐड करेंगे तो वही नहीं क्या कहलाता है? इसमें से सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटा लेंगे दोनों ऐड कर तब निबल आर्थिक कल्याण आपका निकलेगा। चलिए अगला नोट के बारे में कुछ जान लेते हैं। नोट क्या कहता है? ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक विकास का मापक की माप के लिए विलियम नोरघास तथा जेम्स टोबिन ने मीजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जिसको म्यू की धारणा का विकास नहीं किया है, उसके बारे में ये बताता है। अगला है कि इसे बाद में संशोधित कर सैमुएल्सन ने निबल आर्थिक कल्याण जिसको नेट नी इकोनॉमिक वेलफेयर जिसको न्यू कहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कार्य शक्ति समता, कार्य शक्ति समता के बारे में जानेंगे। ये वर्ष 1993 में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम ने किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको इंग्लिश में कहते हैं IMF ने किया है। अगला पॉइंट को समझेंगे। क्या पॉइंट कहता है कि विश्व के देशों के रहन सहन स्तर का आकलन करने के लिए वर्तमान में इसका प्रयोग करता है यानी विश्व बैंक का, जिसको IBRD कहते हैं, IBRD के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है क्रय शक्ति क्षमता द्वारा आकलन किया जाता है राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय का। अगला है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत ने है विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्षमता के आधार पर। अगला देखिए, देखिए 5 नंबर मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। मानव विकास सूचकांक का 1990 ईस्वी में प्रतिपादन किया गया है। कब? तो मानव सूचकांक ये कब? तो 1990 में। कौन किए हैं? तो महबूब उल हक ने, महबूब उल हक ने। अगला पॉइंट है कि महबूब उल हक ये अर्थशास्त्री हैं संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के। अगला पॉइंट है कि मानव विकास सूचकांक के आधार हैं कितने? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक साक्षरता दर है, साक्षरता जिसको लिटरेसी रेट नहीं कहते हैं, जबकि अगला है जीवन प्रत्याशा जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी नहीं कहते हैं, जबकि तीसरा है प्रति व्यक्ति आय जिसको पर कैपिटे इकोनॉमी इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम नहीं कहते हैं, इसको प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है। अगला पॉइंट है कि मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन प्रति वर्ष करता है कौन? तो संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम जिसको इंग्लिश में कहते हैं UNDP, UNDP।
अगला नहीं पॉइंट जानेंगे, देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्वेश्चन आते रहता है यहाँ से, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में ये बताता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन प्रति वर्ष विश्व बैंक IBRD द्वारा नहीं किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि विश्व बैंक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में विश्व के अर्थव्यवस्था के 4 श्रेणियों बनाई जाती है। वर्तमान वर्ल्ड डेवलपमेंट क्या बोला, वर्तमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में विश्व के अर्थव्यवस्थाओं की 4 श्रेणियां बनाई जाती है। कौन कौन 4 श्रेणी है उसको समझ लेते हैं। देखिए पहला श्रेणी है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था। दूसरा है निम्न मध्य प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था। तीसरी है माध्यम प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था, जबकि चौथा है उच्च प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था। अगला पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था के वर्तमान प्रकाशनों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रयुक्त शब्द हैं विकसित। क्या है, विकसित, जिसको इंग्लिश में डेवलप्ड कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के वर्तमान प्रकाशनों में पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रयुक्त शब्द हैं तो विकासशील, जिसको डेवलपिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था एक है कैसी अर्थव्यवस्था है तो विकासशील अर्थव्यवस्था है भारतीय, क्योंकि विकास करते करते यहाँ पर पहुँचा है। अगला पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं SDN, ठीक है, ने वर्ष 2012 से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन आरंभ किया। ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट कब हुआ था तो 2012 में। अगला पॉइंट है कि इस रिपोर्ट में विश्व के देशों की खुशहाली की माप निम्न आधार पर की जाती है। पहला है प्रति व्यक्ति, जिसको GDP कहते हैं, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। दूसरा है सामाजिक सहयोग, जबकि तीसरा है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा। चौथा है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। अगला है उदारता, जबकि छठा है भ्रष्टाचार का बोध। भ्रष्टाचार का बोध। अगला पॉइंट कहता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की स्थिति 154 देशों में से 118वां था, क्योंकि खुशहाली विश्व रिपोर्ट था तो 154 गो देश था, जिसमें से 118 स्थान पर ये भारत था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वास्तविक प्रगति सूचकांक GPI जारी नहीं किया तो हरमन डेली एवं जॉकॉब ने, ठीक है। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में जानेंगे, यहीं एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट ये 23 अप्रैल 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। क्या बोला कि भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, भारत के द्वारा प्रथम मानव के द्वारा रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया था, जो विकास रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। 23 अप्रैल 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये तैयार नहीं किया गया था। अगला पॉइंट है कि प्रथम राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश ने जारी नहीं किया। कब
तो मध्य प्रदेश सबसे फर्स्ट नंबर जारी किया था 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि प्रथम बिहार मानव विकास रिपोर्ट पेश करने वाले वित्त मंत्री सुनील मोदी हैं। वित्त मंत्री कौन थे? तो सुनील मोदी थे, ठीक है, बिहार में। जबकि अगला नहीं पॉइंट है प्रथम राज्य खुशहाली रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? तो देखिए, प्रथम राज्य खुशहाली रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य जो मध्य प्रदेश है। बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे ये पॉइंट को। अगला पॉइंट समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। विश्व क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसको क्या कहते हैं? तो GHI द्वारा जारी नहीं करता है, GI के द्वारा जारी करता है। कौन? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये GHI जारी नहीं करता है। कौन है? तो GI का मतलब देखिएगा, ये कौन नहीं करता है भाई? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, यही तैयार नहीं करता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं MPI, क्या कहते हैं? MPI जारी नहीं करता है। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला नहीं पॉइंट है कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक GNH जारी नहीं किया है। कौन? तो जिग्मे सिग्मे वांगचुक, क्या है? जिग्मे सिग्मे वांगचुक जो भूटान नरेश हैं। क्या है? भूटान नरेश। अगला नहीं पॉइंट है हैप्पी, क्या है? हैप्पी प्लानेट सूचकांक जारी करता है। कौन? तो न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन जारी करता है, जो हैप्पी प्लानेट सूचकांक है। अगला नहीं पॉइंट है कि 1962 ईस्वी में डेनिसन सूचकांक जारी किया। कौन? तो एडवर्ड डेनिसन ने। अगला पॉइंट है कि लिंग आधारित असमता एवं विकास सूचकांक जारी नहीं करता है, तो संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। अगला नहीं पॉइंट हम लोग जानेंगे कल, जो दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।